पापा ज़रा ईरा को खाना दे देना। तो अमन ने अपने पापा को कमरे के अंदर से तेजी से कहा। हाँ बस यही तो काम है मेरे पास। तो अमन के पापा ने पलटकर जवाब दिया, मैं जा रहा हूँ, तुम लाए हो, तुम ही खिलाओ, तुम ही पिलाओ, तुम ही पालो। हरीश वहाँ से चले गए। हरीश सरकारी दफ्तर में काम करते थे। जीवन का लक्ष्य कुछ और था, पर अब उस नौकरी से ही 45,000 मिल रहे हैं तो किसी और की क्या ज़रूरत है। वैसे भी ज़िंदगी में एक आदमी चाहता है कि उसका एक छोटा सा घर हो, एक छोटा सा परिवार हो और पर्याप्त मात्रा में खुशियाँ। और ये सब तो हरीश के पास थे ही, शादी से थोड़ा ज़्यादा ही था। उनकी पत्नी भी उन्हीं के साथ उसी दफ्तर में काम करती थी। उनकी बीवी, बच्चों के अलावा एक और सदस्य उनके परिवार में शामिल थी, ईरा। अमन ने ईरा को एक आदमी के पास से गोद लिया था। वैसे भी ईरा उस आदमी के किसी काम की ना होने वाली थी। वो आदमी ईरा को इसलिए अपने पास रखा था ताकि जब वो माँ बनी तो वो ईरा के बच्चों को बेचकर उन रुपयों से अपनी आत्मा को तृप्त कर सके। पर शायद अमन को उस नन्ही सी जान में जान दिख गई। वो उसको घर लाया। उसके शरीर में कहीं कहीं बाल झड़ चुके थे, कहीं से खून भी निकल रहा था और बाकी बाल भी झड़ने की कगार पर थे। शायद वो ज़्यादा दिन जी ना पाए, वो ऐसी हालात में थी। पर उसे जीना था तो उसे श्रीमान हरीश के घर का रास्ता मिल चुका था। अब वो काफ़ी सुधर चुकी थी, शरीर में तंदुरुस्ती आई और भूरे बालों से वो घनी भरी हो चुकी थी। ईरा आदमी पहचान कर ही भौंका करती थी। अगर कोई उससे अच्छे से व्यवहार करता था तो पहले वो उस पर कूदती, फिर उसे चाटने का प्रयास करती और फिर उसके इसी व्यवहार और जीने की इच्छा से उस आवारा कुतिया का नाम ईरा पड़ा। हरीश जी को आज 1.5 साल हो गए थे अपनी नौकरी में नौकर रहे। वो दफ्तर जाते, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते और शाम को थके हारे वापस आ जाते। ईरा को भी हरीश के घर में रहे 1.5 साल हो गए। कोई कह नहीं सकता था कि वो कभी आवारा थी। हाँ थी, पर अब वो उसका भी परिवार था, अमन, श्रीमती, हरीश। पर हरीश जी को वो अभी भी ईरा से लगाव बिल्कुल ना था। बस वो दिखावा करते, वो ऐसा दिखावा करते कि जैसे ईरा नाम का कोई प्राणी उनके घर में हो ही नहीं। पर एक बदलाव उनमें ज़रूर आया था। वो ये था कि वो उसे खाना खिला देते, बाहर घुमाने ले जाते और अब वो उसे आदेश भी देने लगे थे, उछलो, भागो, बैठो, लौट जाओ। एक दिन हरीश जी ने गौर किया कि ईरा के बाल झड़ रहे हैं। उसके बाल सोफे पर थे, पावदान पर थे। उन्होंने समझा ऐसा ही होगा। उसके शरीर में किलनियाँ भी लग चुकी थी, जिसे देखकर उनको घिन आने लगी। और ये घृणा ईरा से जुड़ी थी तो अब वो उससे दूर रहने लगे, उसे धिक्कारने लगे, उसे अब ना खाना देते ना ही घुमाने ले जाते। हरीश, आपने देखा ईरा कई दिनों से खांस रही है, श्रीमती हरीश ने हरीश जी से कहा। हाँ तो, पलटकर हरीश ने जवाब दिया। हाँ तो उसे अस्पताल ले जाइए, श्रीमती हरीश ने थोड़ा दबाव बनाया। अब क्या मेरे पास बस यही एक काम है? अब क्या कुत्तों को भी अस्पताल ले जाना पड़ेगा? हरीश जी थोड़ा चिड़चिड़े भाव में बोले। हाँ तो इसमें गलत क्या है? और हाँ, उसका एक नाम है, उसे कुत्ता मत बोलो, ईरा बोलो, उसका नाम ईरा है। श्रीमती जी का ईरा के प्रति प्यार जाग गया। कुत्ता ना कहूँ तो क्या कहूँ? अब तुम भी इस छोटी सी बात पर भड़क रही हो। हरीश जी अब श्रीमती जी को शांत करने में लग गए। हाँ ठीक है, ले जाऊंगा, कल इतवार है, कल ले जाऊंगा उसे अस्पताल। बस अब तुम शांत हो जाओ। इतवार की सुबह सोचा था रविवार है, आराम करूंगा, पर हमें आराम कहाँ। अब चलो अस्पताल इस कुत्ते को, ईरा को। अरे खांसी है, ठीक हो जाएगी, और कुत्तों को भी तो खांसी होती रहती है, ये आम बात है। इधर उधर कुछ खा लिया होगा, हाँ ठीक भी तो हो जाती, पर यह बात किसी को समझ में आने वाली कहाँ है। मेरी कौन सुनता है? ऐसा लगता है खांसी ना कोई कैंसर हो गया हो। ना जाने क्या सोचता है इनको। हरीश जी अपनी स्कूटी पर आगे ईरा को बैठाए अपने अपने में बड़बड़ाते जा रहे थे। वो बढ़ रहे थे जानवरों के अस्पताल की तरफ। उसे बड़ा आघात हुआ ये सुनकर। वो अपने को ही कोसने लगी। मैं वहीं ठीक थी, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? ठीक भी तो हो गई थी, चली क्यों ना गई? क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं वहाँ से चली जाती तो? क्या फ़र्क पड़ता अगर किसी की गाड़ी के नीचे आ जाती तो? या कोई बड़ा कुत्ता मुझे नोच खाता? क्या फ़र्क पड़ता अगर मैं उसी वक्त बीमारी से प्राण त्याग देती? किसे पड़ी थी मेरी? वैसे अगर मैं अभी भी चली जाऊँ तो किसे फ़र्क पड़ने वाला है? 2 दिन तक आंसू बहाएंगे? मेरे बर्तन को देख कर अमन रोएगा? शायद नहीं, वो ज़रूर रोएगा, वो ज़रूर आंसू बहाएगा। आखिर उसने मुझे पाला है
और उसकी माँ, हाँ वो भी थोड़ा तो रोएगी, आखिर वो मेरे खातिर हरीश से झगड़ा कर लेती है। और तभी ईरा खांसने लगी। हाँ हाँ चल रहे हैं, गाड़ी तेज नहीं चला सकता, तुम्हारी तरह निश्चिंत थोड़ी हूँ कि जहाँ मना है वहाँ चल दूँ, जहाँ मना है वहाँ बस जाऊँ। हरीश जी गाड़ी के सामने देखते हुए बड़बड़ा रहे थे, ईरा के खांसने पर थोड़े भड़के भी, जैसे उन्हें लगा ईरा जल्दी चलने के लिए आदेश दे रही हो। अरे मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, हाँ खांसी आ गई तो क्या खांस भी नहीं सकती। मेरे जाने पर हरीश बाबू पक्का आंसू नहीं बहाएंगे, एक कतरा भी नहीं बहाएंगे। जाने कैसा पत्थर दिल इंसान है ये, किसी को समझते ही नहीं। सच में भगवान, इनके जैसा कठोर इंसान मैंने देखा नहीं। मैंने औरों के पास दुम हिलाते बैठ जाऊं तो अपने मुंह का निवाला दे दें, पर ये तो मुझे छूते तक नहीं। जाने क्या कसूर है मेरा, क्या बस इतना कि मैं इंसान नहीं एक कुतिया हूँ, क्या बस इतना कि मैं बस बीमार हूँ। वो सोच रही थी कि अचानक स्कूटी रुक गई। तभी उसने हरीश जी को यह कहते हुए सुना, छह बिल्ली रास्ता काट गई। पर तभी स्कूटी ने धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ ली और कुछ मिनटों के बाद वो एक बड़े जानवरों के अस्पताल पहुंचे। हरीश बाबू डॉक्टर के पास गए और उससे कुछ बातें की। फिर डॉक्टर ने ईरा को एक बिस्तर पर लेटा दिया और वो चुपचाप बिना कोई हरकत किए लेट गई। डॉक्टर ने उसका नाम पूछा तो हरीश बाबू ने कहा, ईरा। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए और हरीश बाबू के सामने एक रिपोर्ट रख दी। हरीश बाबू बिना उसे पढ़े डॉक्टर से बात करने लगे। उन्होंने कहा, कुछ दवाइयाँ? हाँ, डॉक्टर ने बोला, हाँ दवाइयाँ मिलेंगी, ये दवाइयाँ मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, आप स्टोर से ले लीजिए। पर आपको एक बात बतानी थी मिस्टर हरीश, ईरा के गर्भाशय में एक तरह का फोड़ा है जो कि फैल रहा है। अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो ईरा को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं। अगर आप ये दवाई ले जाइए, अगर असर पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो आप अगले महीने फिर ले आइए। हरीश बाबू को कभी उम्मीद न थी कि एक आम खांसी उसके शरीर में कैंसर बनकर बैठी होगी। वो अंदर से हिल गए। बिना एक भी मिनट रुके हरीश जी सीधा घर पहुंचे। अमन तथा श्रीमती। हरीश जी के अधबूढ़े चेहरे की आंखों में अंधेरा छा गया था। इतनी बड़ी चीज़ को जब ईरा ने सुना था तो वो रास्ते भर सोचती रही, भगवान भी कितनी जल्दी सुन लेते हैं। अब मैं देखूंगी कि कौन कौन आंसू बहाता है। अब मुझे पता चलेगा कौन रोता है और कौन गाता है, और अब मैं धीरे धीरे अपने दिन गिन सकूंगी। उस दिन से सब बदल गया। हरीश बाबू अब ईरा को अपने साथ घुमाने ले जाते, उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते और उसके पीठ पर हाथ फेरते तो वो आनंद के मारे लौट जाती। भले ही हरीश बाबू ने आंसू ना बहाया हो, पर उनका प्यार उस आंसू की कमी पूरी कर देता है। हरीश बाबू अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ईरा को देने लगे। वो उसको नहलाते, उसके झड़ते बालों को बाहर फेंक आते। न जाने क्यों इस बीमारी ने उनको बदल दिया था, पर यह प्यार पहले क्यों न जगा। अब जब उसके पास दिन कम है तो हरीश बाबू अपने प्यार और लगाव की छड़ी घुमा रहे हैं। 1 महीने बीत चुके थे और एक बार फिर ईरा के साथ डॉक्टर के पास पहुंचे हरीश बाबू। तो डॉक्टर ने साफ कर दिया, ईरा के पास अब दिन नहीं बचे, और फिर वो चुपचाप घर वापस आ गए। इस बार हरीश रास्ते भर कुछ नहीं बोले, ना ही बिल्ली के रास्ते काटने पर रुके। शायद इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि अब ईरा नहीं बचेगी और इससे अब शकुन कुछ नहीं हो सकता। जब वो घर पहुंचे तो श्रीमती जी ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? तब हरीश बाबू बोले, डॉक्टर क्या कहेंगे, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। हमने आखिरी कोशिश की है, डॉक्टर ने ईरा का गर्भाशय बाहर निकाल दिया है, अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। हाँ तो क्या हुआ, वो तो है ना, हमारी ईरा तो है ना, इतना ही काफ़ी है। श्रीमती हरीश ने अपना प्यार जताया। श्रीमती हरीश और हरीश बाबू की ये बातें सुनकर फर्स्ट पड़ी ईरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि सब रोएंगे, पर अब भी वो रो रही है। उसने ठान लिया कि अब वो इनको और दर्द नहीं देगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, एक जगह पड़ी रहती, खांसती रहती, उसके खांसने पर खून आता। कट्टी ईरा दुबली पतली हो गई थी, आधे से ज़्यादा बाल झड़ चुके थे, और फिर हफ्ते भर खाना ना खाने के बाद आखिर कब तक उसके शरीर में जान रहती। वो फर्श पर पड़ी थी। पूरा परिवार उसे देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद अभी वो उठ खड़ी होगी और अमन का पैर चाटने लगी, या फिर श्रीमती जी का दुपट्टा खींचेगी, या हरीश बाबू के पीठ पर हाथ फेरने पर वहीं लौट जाएगी। पर वो ना उठी, और तब आखिरी बार हरीश बाबू की आंखों में आंसू पानी के रूप में बहा और ईरा के शरीर पर
लिपट कर रो पड़ा।